रतन टाटा, जॉन एफ कैनेडी, बिल गेट्स, आनंद महिंद्रा, बराक ओबामा, मार्क जुकरबर्ग, जॉर्ज बुश, टी.एस. इलियट। आप सोच रहे होंगे हमने ये अजीब सी सूची क्यों बनाई। दरअसल ये सारे नाम आते बेशक अलग अलग दुनियाओं से हैं, लेकिन एक धागा ऐसा है जो इन सभी को जोड़ देता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन सभी लोगों ने जिंदगी के कुछ अहम साल हार्वर्ड की लाल दीवारों के इर्द गिर्द बिताए हैं, लेकिन इन लाल दीवारों के लिए 14 अप्रैल का दिन अच्छा नहीं था। 28 अक्टूबर 1636 को ये यूनिवर्सिटी बनी थी। इन 389 बरसों में अपने हार्ड वर्क से हार्वर्ड ने बहुत कुछ कमाया। पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहीं के लोगों ने किया। जो ORS आप पीते हैं उसका फॉर्मूला यहीं के एक शख्स ने बनाया। MRI भी पहली बार यहीं से शुरू हुई। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अमेरिका में अब नया निज़ाम आ चुका है जो देश को नए सिरे से ग्रेट बनाना चाहता है। ग्रेट बनने की रेस में घर के बाहर तो अमेरिका के चाल ढाल बदल ही गए, घर के अंदर भी अब नई परिभाषा के मुताबिक ग्रेटनेस की मुहिम शुरू हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हार्वर्ड में कुछ गड़बड़ी है जिन्हें ठीक करना चाहिए, इसलिए ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड को एक चिट्ठी लिखी। व्यवस्था में कई सारे बदलाव लाने की मांग की। हार्वर्ड ने हुक्म नकार दिया, इन्हें गैर कानूनी और अवैध करार दिया। बदले में ट्रंप ने विश्वविद्यालय की करीबन 18,000 करोड़ की फंडिंग रोक दी है। लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ हार्वर्ड का नाम नहीं है, और भी कई यूनिवर्सिटीज ट्रंप के फैसलों की चपेट में आई हैं और कई आ सकती हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे ट्रंप यूनिवर्सिटीज को निशाना क्यों बना रहे हैं, क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी रोकना चाहते हैं और इसका अंजाम क्या होगा। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम आपको ले चलेंगे गजा, जहां इजराइल और हमास के बीच एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर बात फंस रही है। ऐसा क्या है इस प्रस्ताव में, और अगर ऐसा ही चला तो क्या गजा की जंग कभी रुक भी सकेगी। एक एक करके सारी बातें होंगी, लेकिन पहले परिचय की रस्म निभा लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले जानना होगा कि ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्या मांग की थी। 11 अप्रैल को सरकार ने हार्वर्ड को एक चिट्ठी भेजी, उसमें मांगों की लिस्ट थी। पॉइंट्स में देखिए, SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली मांग विदेशी छात्रों की रिपोर्टिंग, यानी अगर कोई विदेशी छात्र किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करता है उसे तुरंत सरकार को रिपोर्ट किया जाए। अब विदेशी छात्रों की बात हो ही रही है तो ये भी बता दें कि अमेरिका में इन दिनों विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर नकेल कसी जा रही है। आरोप है कि गजा वॉर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाला जा रहा है, उन पर जुर्माना लग रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप की वापसी के बाद से अब तक अमेरिका के 16 राज्यों में 32 ऐसे विधेयक पास हो चुके हैं जो आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को कमजोर करते हैं। अब दूसरी मांग, व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी। सरकार का कहना है कि हर अकादमिक डिपार्टमेंट में व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी यानी सैद्धांतिक विविधता लाने के लिए बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति हो। अब सिद्धांत के स्तर पर किस तरह की विविधता ट्रंप चाहते हैं ये वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब इतना ही होता है कि राजनीतिक तौर पर अलग अलग विचारों को जगह मिले, और ट्रंप सरकार और उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तीसरी मांग थी कि हार्वर्ड को DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स को खत्म करना होगा। DEI के तहत समाज के अलग अलग तबकों को यूनिवर्सिटी में जगह मिलती थी, जिससे डाइवर्सिटी यानी विविधता आती है। सबको एक समान पहचान मिलती थी, जिसे आप इक्विटी कहिए, बाकी इंक्लूजन यानी हिस्सेदारी। ऐसे नियम कायदे बनाना जिससे सबको यह एहसास हो कि उन लाल दीवारों पर उनका भी हक है। चौथी मांग थी हायरिंग और प्लेजरिज्म चेक, यानी हर प्रोफेसर की हायरिंग डेटा यानी उनकी भर्ती से जुड़े कागजात और उनके काम पर प्लेजरिज्म चेक्स सरकार को उपलब्ध कराए जाएं, यानी वो क्या लिख रहे हैं इसका लेखा जोखा सरकार तक पहुंचे। ट्रंप टीम की ये भी मांग है कि भर्तियां मेरिट के आधार पर हों और किसी भी तौर पर किसी को आरक्षण ना मिले। पांचवी मांग थी एडमिशन डेटा की रिपोर्टिंग। हार्वर्ड को अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन डेटा को संकलित करके सरकार को भेजना होगा, जिसमें नस्ल, रंग, राष्ट्रीयता, ग्रेड पॉइंट एवरेज, GPA और टेस्ट स्कोर तक की जानकारी शामिल हो।
यही नहीं, इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा कि हार्वर्ड को कुछ ऐसे ये खास विभागों में बदलाव करने होंगे जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि वहां एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदी विरोधी सोच फैल रही है। इनमें हार्वर्ड के डिविनिटी स्कूल, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ स्कूल और मेडिकल स्कूल जैसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट्स शामिल थे। ये तो हुए नियम, इनका मकसद आप समझ सकते हैं। इन सभी नियमों के चलते हार्वर्ड में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की ताकत कम ही हो जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या जवाब दिया? हार्वर्ड ने इन सभी मांगों को गैर कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर गाबर ने ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहा कि यूनिवर्सिटी इन आदेशों का पालन नहीं करेगी, किसी भी हाल में अपनी आज़ादी सरकार के हाथों नहीं सौंपेगी। हार्वर्ड ने यह भी कहा कि यह कदम यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता को रौंदने की कोशिश कर रहा था। यह पहला मौका नहीं था जब हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन से टकराव लिया हो। हार्वर्ड के अपने फैकल्टी और छात्रों में से कईयों ने पहले ही ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। मार्च 2025 में 800 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स ने एक ओपन लेटर पर साइन किया था। इसमें विश्वविद्यालय से अपील की गई थी कि वो ट्रंप सरकार के हमलों के खिलाफ मजबूत मुखालिफत दिखाए। ट्रंप प्रशासन ने अपनी मांगों को इस तरह से पेश किया कि जैसे ये केवल अच्छी गवर्नेंस के लिए जरूरी हो, लेकिन क्या असल में इनका मकसद यही है, या ये फैसले उन विश्वविद्यालयों पर दबाव बनाने के लिए थे जो उनकी नीतियों और विचारों से असहमत थे? इन सवालों का जवाब और इन पर किसकी क्या राय है, ये समझने के लिए हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां के छात्र राजनीतिक माहौल का हवाला देते हुए खुले तौर पर बात करने के लिए राजी नहीं हो पाए। इन सब पर जानकारों की राय क्या है, वो इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं, उन्हें भी सुनते हैं। इसके पीछे 3-4 चीजें हैं। एक नंबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रो इजरायली बिलियनर्स हैं उनसे बहुत पैसे लिए हैं। मिरियम एडल्सन से $100 मिलियन इलेक्शन में लिए, एंड ही प्रॉमिस्ड कि मैं एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ बहुत सख्त। तो एनी प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन वो उसको एंटीसेमिटिक कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस के हुकूक। देखिए, इसका बहुत नुकसान होगा अमेरिका को और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को। ये अमेरिका का सीक्रेट वेपन है। जब मैं अमेरिका आया था मुझे हैरानगी हो गई थी कि कितना रिसोर्स है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही कह दिया था कि जो बाबर की फैमिली है उन में से हर बंदे ने किताब लिखी। बाबर ने भी एक किताब लिखी, बाबरनामा हुमायूं ने भी लिखी, उनकी बेटी गुलबदन ने भी एक किताब लिखी थी। तो 3 महीने के बाद हमारे लाइब्रेरियन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने वो तीनों किताबें हमारी लाइब्रेरी के लिए प्रोक्योर कर ली। कितने इंडियन लाइब्रेरीज में होंगे ये सारी तीन। सो अमेरिका वाज इन्वेस्टिंग ए लॉट ऑन साइंस रिसर्च, हर किस्म का रिसर्च, इसलिए अमेरिका में इतना पावर था। ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप, इंटरनेट का इन्वेंशन वगैरह, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था विद फेडरल फंडिंग। तो अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो काट देंगे मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, कई साइंटिस्ट की तनख्वाहें जो प्रोफेसर्स नहीं है, दे आर रिसर्चर्स, पीएचडी के जो प्रोग्राम, पीएचडी को जो सपोर्ट मिलता है, इट इज़ कम्प्लीटली गट अमेरिकन साइंसेस। ऐसे वक्त जब चाइना इज कैचिंग अप विद द यूएस, चाइना इस वक्त स्पेंड्स मोर मनी ऑन रिसर्च देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और अमेरिका जो खर्च कर रहा था वो भी कम कर रहा। और ये इसलिए कि इनका जो राइट विंग एजेंडा है, जहाँ जहाँ राइट विंग सरकारें हैं वहाँ वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पब्लिक जो है सो सोचे समझे। ट्रंप टीम के हमले सिर्फ हार्वर्ड तक सीमित नहीं हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर भी ट्रंप प्रशासन ने $400 मिलियन की फंडिंग काटी थी, लेकिन कोलंबिया ने प्रशासन की मांगों को कबूल कर लिया, अपने मिडिल ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट को निरीक्षण में डाला। जब ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों को टारगेट किया तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल एंटी सेमिटिज्म फैला रहे हैं, यानी यहूदी विरोधी विचार। इसके अलावा ट्रंप सरकार का कहना था कि ये यूनिवर्सिटीज़ विचारधारा में कट्टरता को बढ़ावा दे रही हैं। अब तक ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड समेत कुल $12 बिलियन से ज़्यादा का फंड रोकने की धमकी दी है। हार्वर्ड के कुल एकेडमिक और हेल्थ सेक्टर में इस समय करीबन $9 बिलियन फेडरल फंडिंग का हिसाब है। बाकी स्कूलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउन यूनिवर्सिटी को $510 मिलियन का खतरा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को $400 मिलियन का, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $1 बिलियन, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को $790 मिलियन, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का $175 मिलियन का फंडिंग हटा लिया गया।
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने $210 मिलियन की फंडिंग पर सवाल उठाए गए। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का दबाव, दूसरी ओर यूनिवर्सिटीज का विरोध चल रहा है। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका के उच्च शिक्षा के भविष्य पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या सरकार को विश्वविद्यालयों की नीतियों और कार्यक्रमों में हस्तक्षेप का अधिकार है? देखिए, तकरीबन अभी 1000 स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, बाद लोग कह रहे हैं 600, बाद लोग कह रहे हैं 500, 1000 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिवोक कर दिए गए, जिसमें कई इंडियंस हैं। मेरी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को देख लें आप। मेरा जो फ्लोर है, 4th फ्लोर है एक बिल्डिंग में, आधा पॉलिटिकल साइंस है, आधा कंप्यूटर साइंस है। तो मेरे डोर से 2 डोर पर एक साहब कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं जो मेरे मोहल्ले से हैं, हैदराबाद के रेड्डी साहब। he's been teaching computer science at University of Delaware तकरीबन 25-30 साल से। आधे से ज्यादा इंडियंस ही है प्रोफेसर इन ऑल एडवांस साइंसेस। अब अगर इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, PhD नहीं करेंगे, तो फिर वो प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स कैसा बनेंगे? तो यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का मकसद ही ये है कि टू एनकरेज, मतलब ये जो गढ़ है प्रोग्रेसिव थॉट का, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी साइंटिफिक रिसर्च होता है सोशल साइंसेस के अलावा। तो यू आर बेसिकली थ्रोइंग द बेबी विद द बैथ वाटर, क्योंकि पैसे तो वो हमको सोशल साइंस रिसर्च के लिए थोड़ी देते हैं, लाइक राइट। वो पैसे तो आ रहे हैं टू डू AI पे रिसर्च, पैंडेमिक्स पे रिसर्च, वो सारा मर जाएगा। अमेरिका विल नॉट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक, अमेरिका विल नॉट बी रेडी फॉर द न्यू डेवलपमेंट्स, जो चैलेंजेस चाइना से आ रहे हैं, इनोवेटिव चैलेंजेस जो साइंसेस में बढ़ रहे हैं। वी आर ऑलरेडी बिहाइंड, आई थिंक, इन एडवांस एनर्जी की जो रिसर्च हो रही है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका। अगर JD वैंस जीत जाते हैं ना 2028 में, तो आई कैन गारंटी यू कि जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना विल बी अहेड ऑफ द US बाय 2045, ये उससे पहले हो जाएगा बाय 2032। अब आखिरी सवाल, हार्वर्ड ने बचने का क्या उपाय चुना और आगे क्या होगा? हार्वर्ड अमेरिका की सबसे अमीर यूनिवर्सिटी है, $55 अरब का एंडोमेंट फंड है इसके पास, यानी इतना पैसा कि कई छोटे देशों की GDP शर्मा जाए। लेकिन जैसे ही ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड की फेडरल फंडिंग की जांच का ऐलान किया, यूनिवर्सिटी के टॉप ब्रेन एक्टिव हो गए। फटाफट प्लान बना और इस महीने हार्वर्ड ने ऐलान कर दिया कि वो $750 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करेगा। बॉन्ड्स यानी कर्ज, मतलब ये कि जिनके पास पैसा है वो हार्वर्ड को उधार देंगे और यूनिवर्सिटी धीरे धीरे ब्याज समेत पैसा लौटाएगी। अब सवाल उठता है, जब $55 अरब का फंड पड़ा ही हुआ है तो उधारी क्यों? तो जवाब यह है कि हार्वर्ड का खजाना बंद तिजोरी है। डोनर लोगों ने पैसा दिया है मगर शर्तों के साथ। ये पैसा लाइब्रेरी के लिए, ये फंड सिर्फ साइंस रिसर्च के लिए, ये स्कॉलरशिप्स के लिए। खर्च बढ़े तो तुरंत कैश निकालना मुमकिन नहीं होता, इसलिए हार्वर्ड ने चुना फौरी राहत का रास्ता, बॉन्ड्स, ताकि हाथ में कैश आए, एंडोमेंट में हाथ ना डालना पड़े। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। रिपब्लिकन नेता खुलकर कह रहे हैं कि इतने बड़े एंडोमेंट फंड पर टैक्स बढ़ाओ। मतलब अगर ये ट्रेंड चला तो सिर्फ हार्वर्ड ही नहीं, येल, प्रिंसटन, MIT जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज भी टैक्स के निशाने पर होंगी। फंडिंग कम, टैक्स ज़्यादा, दो तरफा मार। अमेरिका का चैप्टर यहीं तक। अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर चिरपरिचित मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हर रास्ते के आगे एक दीवार है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में इजराइल और हमास में चल रही नई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। इस वार्ता का मकसद था गजा में युद्ध विराम को दोबारा से लागू करना और बंधकों की अदला बदली फिर शुरू करना। लेकिन इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। हमास की शर्त साफ थी, जंग पूरी तरह खत्म हो तभी कोई डील मुमकिन है, जबकि इजराइल का कहना था कि हमास का खात्मा किए बिना हथियार नहीं डालेंगे। इसलिए दोनों पक्षों के बीच कोई पुल बन ही नहीं पा रहा। इसी बीच इजराइल ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इजिप्ट की अल काहिरा न्यूज़ टीवी के मुताबिक इजिप्ट और कतर ने यह प्रस्ताव हमास तक पहुंचा दिया है। ये दोनों देश इस पूरे मसले में अहम मध्यस्थ बने हुए हैं। इस प्रस्ताव में एक बात बहुत खास है, इसमें पहली बार हमास के निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्ममेंट की बात की गई है। ये उन कुछ एक मांगों में से एक है जो हमास को कतई स्वीकार नहीं। हमास ने प्रस्ताव के इस हिस्से पर किसी भी बातचीत को सिरे से नकार दिया है। हमास के वरिष्ठ नेता सामी अबू ने कहा, हथियार सौंपना तो सोचने की बात भी नहीं है, ये तो हमारे वजूद पर वार है। ऐसी कोई बात हम विचार तक में नहीं लाएंगे।
हालांकि हमास का ये भी कहना है कि वो इस प्रस्ताव के बाकी हिस्से पर विचार कर रहा है और जल्द ही अपना जवाब देगा। इजराइल चाहता है कि अगली फेज में हमास न सिर्फ बंधकों को रिहा करे बल्कि अपने हथियार भी त्यागे, लेकिन हमास इसे सिरे से नामंजूर कर रहा है। गजा में अभी भी 59 इजरायली बंधक हमास के पास हैं। इजराइल का अनुमान है कि इनमें से करीबन 24 जिंदा हैं। अब तक का प्रस्ताव ये था कि हमास 5 बंधक छोड़ेगा, लेकिन नए प्रस्ताव में इजराइल ने संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है। बदले में इजराइल कुछ फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम की अवधि बढ़ा सकता है, लेकिन हमास एक गारंटी चाहता है कि इस डील के दूसरे फेज में इजराइल जंग पूरी तरह बंद करने पर बात करेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने को तैयार है, बशर्ते इजराइल जंग खत्म करे और अपनी सेना वापस बुलाए। लेकिन इजराइल हमास का सफाया किए बिना ये जंग नहीं रोकना चाहता। पूरी जंग के दौरान उसका यही मकसद रहा है। हमने जानकार से पूछा हमास की सैन्य ताकत इस वक्त पर कितनी है, क्या हमास कभी हथियार छोड़ने को तैयार होगा? हमास जो है ये कमजोर तो हो गया है बेशक, पर अब कितना कमजोर ये किसी को पता नहीं। दूसरी बात यह है कि पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है, लोकप्रियता भी कम होती जा रही है। देख रहे हैं आप कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है हमास के खिलाफ गाजा में। तीसरी बात यह है कि हमास जो है वो छोड़ना तो नहीं चाहेगा, क्योंकि छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ हमास? अगर अपने हथियार छोड़ेगा, डिसआर्म होगा तो जाएगा कहाँ हमास? ये उनके पास कोई और जगह भी नहीं है जाने की, ना वो कहीं बाहर मुझे नहीं लगता सेफ होंगे अगर वो बाहर भी निकल गए गाजा से। तो ये कि हमास डिसआर्म को तैयार होगा मुश्किल लग रहा है। पर दूसरी तरफ एक और खाई भी है हमास के सामने कि अगर लड़ता रहा तो जितना लोकप्रियता खोई है उससे भी ज्यादा खो सकता है, लोग नफरत भी कर सकते हैं। तो और अगर हमास चला भी गया तो ये तो नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं चलो कहता हूँ हमास और इस्लामिक जिहाद खत्म भी हो जाए तो भी और लोग आ जाएंगे, कोई ना कोई रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक लोग इतना ज्यादा तकलीफ में हैं तो कोई ना कोई तो पत्थर उठा ही लेगा हाथ में। जनवरी 2025 में 6 हफ्तों का एक संघर्ष विराम हुआ था, जिसमें 33 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई थी और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया था। उस समय उम्मीद थी कि मार्च में इसके दूसरे चरण में जंग खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठेंगे, लेकिन मार्च 18 को इजरायल ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी। नतीजा, तब से अब तक 1500 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें सैकड़ों आम नागरिक भी मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इजरायल ने और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और मानवीय मदद की आपूर्ति बहुत हद तक बंद कर दी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते के अंत या अगले हफ्ते एक नई वार्ता हो सकती है कतर की राजधानी दोहा में। हमास ने कतर भेजे जाने वाले अपने प्रतिनिधि मंडल की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव पर औपचारिक जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द जवाब देंगे। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर निशाना साधा है। उन्हें रूस यूक्रेन जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि जंग शुरू करने के समय ज़ेलेंस्की को पता ही नहीं था कि वो जीत भी पाएंगे या नहीं। ट्रंप 14 अप्रैल को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान कहा, 3 लोगों की वजह से इस जंग में लाखों लोग मारे गए। पहला नाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, दूसरा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का और तीसरा नाम ज़ेलेंस्की का। बाइडेन को तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का जिक्र करते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि आपको खुद से 20 गुना बड़े शख्स के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग आपको मिसाइलें दे देंगे। ट्रंप का ये बयान उस समय आया है जब 13 अप्रैल को ही रूस ने यूक्रेनी शहर सुमी पर मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 35 लोग मारे गए और 117 लोग घायल हुए थे। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की। ट्रंप ने भी कहा कि रूस ने गलती की है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा, आप यूक्रेन आइए और देखिए कि यहाँ कैसी तबाही मची है। अगली सुर्खी चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर से संबंधित है। 145% टैरिफ की मार झेल रहा चीन
अब अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए वियतनाम को साथ लेता दिख रहा है। पहले तो चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दुनिया भर के देशों से अमेरिकी टैरिफ का विरोध करने की अपील। फिर इसी सिलसिले में 14 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम पहुंचे। यहां राजधानी हनोई में हेड ऑफ स्टेट टो लैम और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की। 45 से ज्यादा समझौतों पर दस्तखत किए। जहां जिनपिंग की इस यात्रा को टैरिफ पर समर्थन जुटाने के चश्मे से देखा जा रहा है, वहीं वियतनाम ने अभी टैरिफ का खुलकर विरोध नहीं किया है। वजह आपसी व्यापार। इसी साल शुरुआती 3 महीनों में वियतनाम ने चीन से $30 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। वहीं अमेरिका को $31.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अमेरिका वियतनाम का प्रमुख एक्सपोर्ट मार्केट है। संभवतः इसी कारण वियतनाम अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा। वियतनाम के बाद जिनपिंग मलेशिया और कंबोडिया भी जा रहे हैं। जिनपिंग इन 3 देशों की यात्रा क्यों कर रहे हैं? जवाब सिंपल है। चीन की तरह इन देशों पर भी अमेरिका ने हाई टैरिफ लगा रखा है। वियतनाम पर 40%, कंबोडिया पर 49%, मलेशिया पर 24%। हालांकि इन देशों को अमेरिका ने 90 दिनों की राहत भी दी है, चीन को नहीं दी। जिनपिंग की 3 देशों की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन का मकसद संभवतः अमेरिका को परेशान करना है। अगली सुर्खी, भारत में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसी मसले पर बांग्लादेश से भी कुछ अपडेट्स आए हैं। बांग्लादेश की इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी खिलाफत मजलिस ने वक्फ कानून का ही हवाला लेते हुए भारत सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोप कि भारत सरकार मुसलमानों की निजी और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रही है। ये आरोप लगाते हुए खिलाफत मजलिस ने ऐलान किया है कि वो 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास की ओर एक पैदल मार्च निकालेगी। ये मार्च वक्फ कानून के विरोध में होगी। चलते चलते ये भी बता देते हैं कि अन्य शोज में हम क्या लेकर आ रहे हैं। तो आज के ललन टॉप शो में देखिए पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच वहां से हो रहे पलायन का पूरा सच और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की कहानी। ये भी कि जो लोग यहां से पलायन कर रहे हैं वो आखिर कहां जाकर अपना ठिकाना बना रहे हैं और कैसे ये सब अपने आप में एक त्रासदी है। इसके अलावा गेस्ट इन द न्यूज रूम की भी मुनादी। इस बार GITN में मेहमान है विख्यात गीतकार और गायक स्वानंद खिरकिरे। रविवार को YouTube पर ये बातचीत आपके सुपुर्द होगी। अगली सूचना, 40 रूल्स ऑफ लव जैसी धांसू किताबें लिखने वाली एलिफ शफक के साथ हमने किताब वाला में बातचीत की है, जिसमें राइटर्स को कुछ गजब के टिप्स दिए हैं। ये इंटरव्यू 16 अप्रैल को 2 बजे हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, देखना ना भूलें। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।